हेलो हाय नमस्ते। मैं आपका दोस्त सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई की एक नई शुरुआत करने जा रहे होंगे एडवांस क्लासेस के साथ। क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये 26 और 27 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक, बिल्कुल बेसिक से बारीकी से पढ़ेंगे इस बैच के अंदर। तो क्लास 11th में भी अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई है तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से टॉप लेवल तक चलेंगे। तो जो बच्चे थोड़े वीक हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, मैं आपको चीजें बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, व्यवहारिक तरीके से पढ़ाऊंगा फिजिक्स को, जिससे आपके माइंड में फिजिक्स बहुत अच्छे से सेव हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस क्लास को, पहली क्लास को पढ़ने के बाद आप अपना प्यार कमेंट में मुझे बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट भी रीड करता हूं। तो आप और क्लास में क्या चेंज होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, मतलब जो भी चीजें आपको चाहते हैं वो कमेंट में आप लिख के मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज यहाँ पे फिजिक्स की यूनिट 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में पढ़ते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक शब्द है यहाँ पे हमारा कौन सा? इलेक्ट्रो। क्या? इलेक्ट्रो। एक शब्द है यहाँ पे इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है यहाँ पे चार्ज, इसका मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है यहाँ पे एट रेस्ट। एट रेस्ट यानी कि चार्ज का रुका होना। क्या? चार्ज का रुका होना। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में यानी विराम अवस्था में है तो उसके गुणों का जो हम अध्ययन करेंगे, आवेश के गुणों का जो हम अध्ययन करेंगे वो किस शाखा में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, एट रेस्ट यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात ये समझ में आई आप लोगों को। इसके साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कह सकते हैं रुके हुए आवेश का। क्या? रुके हुए, रुके हुए आवेश, रुका हुआ आवेश, रुका हुआ आवेश। ठीक है, रुका हुआ आवेश यानी कि लिख सकते हैं रुके हुए, रुके हुए आवेश, आवेश का अध्ययन, रुके हुए आवेश का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? रुके हुए आवेश का जो अध्ययन है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज होगी, वो क्या होगी? हमारी जीरो होगी। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेग जो है वो शून्य है तो इसका मतलब वो विराम अवस्था में। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल किसमें है? रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करना उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम अवस्था में स्थित आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेश की, कि आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है अगर मैं इसको बताऊं तो ये बेसिकली क्या है कि ये किसी वस्तु का एक गुण होता है। क्या? गुणधर्म होता है, जिससे ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव को क्या करता है? फील करता है, अनुभव करता है। उसको हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लिख के पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे किसी किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुणधर्म, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे
जिससे वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव को अनुभव करता है। क्या कहलाता है? अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं किताबों में कैपिटल Q भी ले लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मान लो कि एक मैंने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र लगा रखा है और यहाँ पे क्या भैया, इसके अंदर भाई विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से। ये इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगा रखा है मैंने, यानी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आगे क्या होता है अब हम आपको आगे चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं किसी अनावेशित चार्ज को गुजारता हूं, किसको? अनावेशित चार्ज को गुजारता हूं। इसमें से मैंने एक अनावेशित चार्ज गुजारा, यानी उदासीन चार्ज। तो मैंने जब किसी अनावेशित चार्ज को गुजारा इस तरीके से, तो भैया हमने देखा, जैसे मान लो कि मैंने एक चार्ज को गुजारा, यहां से ये चार्ज मैंने इस तरीके से गुजारा, ठीक है। तो मैंने जब एक चार्ज गुजारा तो भैया इसके पथ में भाई ये बिना मुड़े बिल्कुल सीधे निकल गया। क्या? ये बिल्कुल बिना मुड़े सीधे निकल गया। ये क्या है? अनावेशित आवेश। फिर उसके बाद मैंने एक आवेशित चार्ज को गुजारा। आवेशित मतलब जिस पे पहले से चार्ज हो, आवेशित आवेश। जब मैंने यहाँ पे आवेशित चार्ज को गुजारा इस तरीके से, तो मैंने क्या देखा, इसके पथ में मुझे कुछ चेंज देखने को मिला। क्या मिला? इसके पथ में मुझे यहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिला, यानी इसने अपना मार्ग क्या कर लिया? चेंज कर लिया। इसकी पोजीशन में, मीन पोजीशन में क्या हुआ? चेंज हुआ। इसकी मीन पोजीशन में क्या हुआ? चेंज हुआ। इसके मार्ग में कोई आपको विक्षेप मिला? नहीं मिला, बिना मुड़े बिल्कुल सीधे निकल गया यहाँ पे। लेकिन इसके मार्ग में देखो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र से किसी आवेश को हम गुजारते हैं, तो भैया अगर वो अपने मार्ग में परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। और अनावेशित चार्ज ने विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया, तो इसका मतलब इस पे क्या बच्चों? आवेश है। क्या है? आवेश है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो विद्युत क्षेत्र को जो प्रभावित करता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इस वस्तु पे आवेश है या नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव को क्या करता है? अनुभव करता है, फील करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आवेश के प्रकार। अगर मैं आवेश के प्रकार की बात करूं यहाँ पे, तो आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश? तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का
होता है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो अगर मैं इनका पार्टीशन कर दूं यहाँ पे इस तरीके से, देखिए तो आवेश दो प्रकार के होते हैं भैया। पहला टाइप होता है हमारा आवेश, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो पहला टाइप है हमारा, यहां पे बताता हूं। एक होता है हमारे पास धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है हमारे पास ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहते हैं हम इसको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जैसे समझिए अगर दो वस्तुओं को मैं आपस में कोलाइड कराता हूं, क्या आपस में एक दूसरे के संपर्क में लेके आता हूं, तो संपर्क में क्या होगा, जब दो वस्तुओं को मैं आपस में रगड़ूंगा, तो रगड़ने के पश्चात क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे, दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण के पश्चात आप क्या होगा, दो कंडीशन बनेंगी, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाएंगे, तो एक में कमी होगी और एक में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब एक कमी और वृद्धि से क्या होता है कि भैया जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस बॉडी पर चार्ज कैसा आ जाता है, धनात्मक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है उस पर चार्ज आ जाता है ऋणात्मक। क्लियर है मेरी बात। तो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल से भी यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं धनात्मक आवेश क्या होता है, तो लिख सकते हैं किसी वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की, किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन, साथ साथ लिखेंगे, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है, तो उस वस्तु पर, उस वस्तु पर, उस वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है भाई, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अब इसका अंतर ही तो भैया, तो अंतर में यहां पे लिख दो भैया, अंतर में। तो अगर मैं बात करता हूं तो किसी वस्तु में क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हो इसके विपरीत, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि, इसमें कमी हो रही है तो इसमें क्या होगी, वृद्धि। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो उस वस्तु पर, उस वस्तु पर ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है भाई। उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई, इनका एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल की, तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं यहां पे, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहां पे इसके एग्जांपल की बात करी, तो मैंने यहां पे ले लिया जैसे कि सोडियम, ध्यान से समझेंगे, सोडियम। तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na, हाँ या ना, मानोगे नहीं मानोगे, सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई, Na, ठीक है भाई। और आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है बच्चों, इसका होता है 281, ठीक है, 281। और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। जो नीचे पैरों में पड़ा रहता है उसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और सर पे जो बैठा रहता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, एटॉमिक मास। यानी कि ये कितना होता है भैया, सोडियम का 23, कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। ये हमारा जो पैरों में पड़ा रहता है इसको हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु क्रमांक, और इसको हम कहते हैं भैया जो 23 नंबर, जो 23 लिखा है सर पर जो बैठा रहता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक
मास क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है, परमाणु भार। अब भाई ये वाली बात समझ में आई। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि जब भी किसी परमाणु पे कोई लिखा है सिर्फ ऐसे कोई भी सिंबल हो और इस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये अभी कैसा है, ये अभी उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। जब इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव है ही नहीं तो इस समय ये कैसा है, उदासीन है। बात समझ में आ रही है। तो भैया जब इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव है तो तभी तो पता चलेगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो तब पता चलेगी। लेकिन कुछ भी साइन नहीं है, इस पे प्लस माइनस नहीं लगाया तो इसका मतलब उदासीन है। बहुत बढ़िया, ये वाली बात समझ में आती है आपको। अब बच्चों ध्यान से देखें, अब ये जो है परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 23 एटॉमिक मास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो जब भी कोई परमाणु हमारा उदासीन होता है, जब भी कोई परमाणु हमारा उदासीन होता है, क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, तो उस समय पे क्या होता है भैया, उदासीन होता है। तो उदासीन होता है उस समय पे याद रखना जो हमारा जेड होता है, जेड यहाँ पे मैं बोलूं कितना भाई, तो आप कहोगे सर 11। कितना है भाई, 11। तो अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसका ए बताओ, यानी कि ए का मतलब क्या है, एटॉमिक मास। आप कह दोगे सर 23, हाँ या ना, कितना है 23। अब मैं आपसे बोलूं भैया यहीं पे बता दो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन, पी का मतलब समझ जाना, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो जब भी कोई परमाणु उदासीन होता है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है यही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। हाँ या ना बोलिए फटाफट से। सॉरी कितना, 11। कितना, 11। तो यही इसका क्या होता है भाई, प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब मैं बोलूं भैया उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो जब उदासीन होता है तो जो प्रोटॉनों की संख्या वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी सर। ये भी समझ में आ गई। अब मैं यहीं पर पूछ लेता हूं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बता दो। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, सबसे आसान तरीका है कि जो ऊपर वाला नंबर है, जो एटॉमिक मास है, इसमें से एटॉमिक नंबर को घटा दो, यानी ए माइनस जेड करूंगा तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो एन का मतलब समझ जाना, न्यूट्रॉन की संख्या। तो कितनी हो जाएगी भैया, 23 माइनस 11 कितनी हो जाएगी, 12। कितनी हो जाएगी, 12। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर बिल्कुल आ चुकी है मेरे बात समझ में, ठीक है भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी उदासीन का बताया। अब मान लो कि भैया मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने ले लिया मानो Na प्लस, जैसे Na। अब एक इलेक्ट्रॉन है, मान को चलो इसमें Na है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है Na प्लस, तो इस बात का क्या मतलब है कि Na ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया होगा, त्याग दिया होगा। एक इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग दिया होगा, तभी से इस पे पॉजिटिव आया। अब इसका मतलब क्या है कि इस पे 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भैया आपको पता है, मैं बोलूं इसका ए बताओ भैया, सबसे पहले मैं बोलूं जेड, इसका जेड बताओ, तो जेड बताइए भाई, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये कहोगे सर ये तो इसका वही रहेगा सेम, कितना, 11। यार एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। और मैंने बताया था कि भैया उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। अगर आवेशित भी है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या निकाला, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने ओर से निकाल दिया है, तो भैया इसमें प्रोटॉन की संख्या, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कितनी रहेगी, 11 रहेगी। अब बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इस पे, जब उदासीन था तो 12 थे। अब इसने इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे जब उदासीन था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकालने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची है यहाँ पे, 10। कितनी बची यहाँ पे, 10। तो यहां से क्या समझ में आया कि जब कोई वस्तु अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, निकालती है, तो उस वस्तु पे कैसा चार्ज आता है, धनात्मक चार्ज आता है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पे क्या हो गई, इस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितने की कमी, 1। यहाँ पे 2 होता तो 2 यानी कि कितना हो जाता, 9 बचते इलेक्ट्रॉन। जितने चार्ज लगा हुआ उतने उस पर क्या हो जाती, कमी हो जाती। 5 पॉजिटिव यानी 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या सेम ही रहती है, वो होता हमारा a माइनस जेड, यानी 23 माइनस 11 करते, ये होता हमारा 23 और ये होता 11। तो 23 में से 11 बचते, वो कितने बचते, हमारे पास 12 ही बचते। उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ये वाली जो घटना थी तो ये थी उदासीन के लिए, किसके लिए थी भाई, उदासीन के लिए। ये वाली चीज जो थी जो मैंने बताई थी उदासीन के लिए।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ऋणात्मक आवेश की। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया क्लोरीन, और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है बच्चों? तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। क्या होता है? Cl। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? तो 287। कितना? 287। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? अगर मैं बोलूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और ये होता है 35.5, लेकिन मैं यहाँ पे 35 ही मान लेता हूं, ठीक है, 35। अब आपको पता है भैया, अब मैं आपसे बोलूं ये तो होता है, अब यहां से मान के चलो क्लोरीन ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो Cl पे क्या आ जाएगा? 1 नेगेटिव आया ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा? 1 नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हो गया भैया? अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं बोलूं भाई इसका जेड बताओ, तो आप कह दोगे एटॉमिक नंबर कितना है? 17। एटॉमिक मास कितना है? तो आप कह दोगे 35। मैं बोलूं भैया प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो आप कह दोगे सर 17। ठीक है, मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? उदासीन था तब कितना था? 17। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एक की वृद्धि हो गई, तो अब कितने हो गए? 18। पहले कितने थे? पहले कितने थे? 17। अब कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, एक नेगेटिव है, तो 18 हो गए। न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैं बात करूं तो 35 माइनस 17 कितने होते हैं? 18। कितना? 18। तो उम्मीद है कि ये वाला भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो धनात्मक आवेश कब आएगा, ऋणात्मक आवेश कब आएगा, तो इस बात की आपको समझ आ जानी चाहिए। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो आवेश की जो संकल्पना है, पहला सवाल ये कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी गई है? तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है। किसके आधार पर दी गई है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। आपका सवाल कि सर इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी गई है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी गई है? तो नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी गई है, समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि सबसे पहले समझते हैं आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी है, आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ऐसा क्यों दी जाती है? क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि नाभिक जो होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा नाभिक है, यहाँ पे होता है इसी को, तो आपको पता है इसकी सेल्स में चक्कर कौन लगाते हैं? इनकी सेल में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जो वो नाभिक के केंद्र में धसे हुए होते हैं, इसके केंद्र में होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं एक मोटा आदमी एक पतला आदमी, अगर मैं इन दोनों का भैया रेस का कंपटीशन करा दूं तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बात है कि आप कहोगे पतला सर, क्योंकि भैया मोटे आदमी का द्रव्यमान ज्यादा है। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का है किसके तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। तो इसी बात को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में बहुत हल्का होता है। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में बहुत हल्का होता है, ठीक है। अब कितना होता है भैया हल्का? ये देखो हल्का होता है, ठीक है। और आपको पता है नाभिक के अंदर नाभिक के
अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य मध्य प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल मान कितना होता है? जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे QE, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं QP, तो QP का मतलब क्या है यहाँ पे? QP का मतलब यहाँ पे क्या है? तो QP का मतलब है प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो समान होता है। यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अंतर क्या है नेचर में कि इलेक्ट्रॉन का माइनस का होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे बच्चों कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं कि जैसे ऐसा क्यों होता है। तो जैसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पे क्यों दी गई? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन भारी होता है। कितना होता है वो देख लेते हैं। तो ये होता है हमारा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, यानी कि MP इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1837 और M इंटू E। ठीक है, M इंटू E। चलिए, तो इसको हम कर देंगे फ्रेम में बंद। MP का होता है 1837 ME। ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना गुना होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां पे हम लोग कि भैया नाभिक के अंदर प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल होता है। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि यहां से निकालना आसान है ही नहीं। प्रबल नाभिकीय बल होता है। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो संकल्पना है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है। उसके दो वैलिड रीजन बताए गए हैं मैंने यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, इसी के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इसी का उल्टा इस पर प्लस का होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मूलभूत आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश। और इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। यानी कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश जो होता है उसको हम कहते हैं मूलभूत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश या मूलभूत आवेश कहते हैं। इससे कम किसी वस्तु पर आवेश नहीं होता। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं। सजातीय आवेश नाम से क्लियर हो रहा है। सजातीय मतलब एक जैसे आवेश को हम कहते हैं क्या? सजातीय आवेश। यानी कि दोनों का नेचर कैसा? समान हो, उसको सजातीय आवेश। और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनको हम कहते हैं विजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक जैसे, लिख सकते हैं ऐसे आवेश
जो प्रकृति में समान हो, प्रकृति में समान हो, क्या हो, समान हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे मैं आपसे बात करूं, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, तो वहां पे हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव होगा तो वहां हमेशा आपको रिपल देखने को मिलेगा, रिपेल देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। सर प्रतिकर्षण का मतलब, तो प्रतिकर्षण का मतलब होता है यहाँ पे कि दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्या होंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज हो, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे भैया, प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो प्रतिकर्षण करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और विजातीय आवेश में भाई इसका उल्टा, विजातीय आवेश में अगर मैं बात करूं तो विजातीय आवेश में इसका उल्टा कर दो। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों कंडीशंस बनती हैं तो इन दोनों कंडीशन में जो क्या होगा भाई, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर पॉजिटिव प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। विजातीय आवेश जो नेचर में अपोजिट हो, विपरीत हो, उनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही आपने चुंबक में देखने को मिला होगा आप लोगों को, क्लास 10th में आपने मैग्नेट पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आवेश के प्रमुख मात्रक, आवेश के प्रमुख मात्रक, अच्छा एक कंडीशन और बता देता हूं मैं यहीं पे, यहीं एक तीसरी कंडीशन और बता देता हूं, इसको आपको याद रखना है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, जैसे ये सजातीय विजातीय हो गए, अब इसको आप नोट डाल के लिख सकते हो। अगर कहीं पर एक वस्तु आवेशित हो, क्या, एक वस्तु आवेशित हो, एक वस्तु क्या हो, आवेशित हो, आवेशित प्लस और उसके साथ उदासीन वस्तु हो, उदासीन जिस पर कोई भी आवेश ना हो, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा आकर्षण, हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा, क्या, हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा, हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा ए वस्तु पे कैसा चार्ज है, जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण से, ए और बी वस्तु है जो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। बी और सी वस्तु है जो एक दूसरे को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। और सी और ए वस्तु है, ये भी एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, ठीक है भाई। अब ये आकर्षित करती है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आप कहोगे सर ये आकर्षित कैसे करती है भाई, देखो ध्यान से, जैसे मैं बोलूं आकर्षित करती है तो इसका मतलब क्या है कि सर एक तो भैया पहले ए पे पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा सर बी पे नेगेटिव होना चाहिए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या ये कंडीशन बन सकती है सर कि सर ए पे नेगेटिव हो और बी पे पॉजिटिव हो, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगी सर, अट्रैक्ट कर सकती हैं, सही है। अब सर इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी यही कंडीशन बनेगी, अगर आकर्षित कर रही है तो बी पे पॉजिटिव सी पे नेगेटिव, और बी पे नेगेटिव तो सी पे पॉजिटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगी भैया, आकर्षित, अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब भैया सी पे आ जाओ, तो सी पे आए तो यहाँ पे देखा मैंने सी पे नेगेटिव है, तो भैया ए पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब सी पे पॉजिटिव है तो ए पे क्या होना चाहिए, हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब प्यारे बच्चों और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो यस सर एक बन सकती है, अगर आप ध्यान देना चाहें और ध्यान दें इस पे, तो एक पॉसिबिलिटी और बन रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों, क्यों भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मान लो ए वस्तु जो है इस पे हमारा पॉजिटिव है
और दूसरी जो सी वस्तु है ये हमारी उदासीन हो, और जब ये उदासीन होगी तब भी तो आकर्षण देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक वस्तु तो आवेशित हो गई, दूसरी कैसी है, उदासीन है, तो यहाँ पे भी क्या अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से तीन वस्तुओं में तो आवेश होगा और तीन दूसरी जो होंगी, यानी इनमें से अगर ये आवेशित है तो ये उदासीन है तो ये आवेशित, ये उदासीन है तो ये आवेशित। तो ऐसे भी तो घटनाएं बन सकती हैं, संभावनाएं बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं? बताओ फटाफट से कि यस सर बन सकती हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना। इसका मतलब क्या भैया, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण, ठीक है, इसका ही मतलब आकर्षण। तो याद रखना अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। जी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की प्रयास किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आवेश के प्रमुख मात्रक। आवेश के मात्रक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो आप क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे। वो फॉर्मूला क्या था, आप जानते हो आवेश बराबर क्या होता है? तो आवेश बराबर क्या होता है? आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। तो आवेश बराबर होता है धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इनटू समय, और समय को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से। तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू टी, समय, यानी Q इक्वल्स टू आई टी। क्लास 10th में ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां से अगर मैं मात्रक की बात करूं, यहां से अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो यहां से इसका मात्रक क्या है भैया? अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं यहां पे, तो इससे देखूं तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का क्या होता है, सेकंड, ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड। और इसी को प्यारे बच्चों हम एक शब्द में कह देते हैं क्या, कूलाम। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ये इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं सर ये बताइए इसकी सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है आवेश का? तो अगर मैं आपसे बोलूं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा स्टेट कूलाम, क्या होता है, स्टेट कूलाम। और याद रखना कि वन कूलाम जो है, वन कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम के। किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻। अगर बात करूं यहाँ पे सेकंड, इसकी अगर मैं बात करूं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फटाफट से बताओ। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है हमारे पास फैराड। क्या होता है, फैराड। और आपको याद रखना है बच्चों कि 1 फैराड में कितने कूलाम होते हैं, तो 96500 कूलाम, इतने कूलाम होते हैं, ठीक है, इतने कूलाम होते हैं। इतने कूलाम होते हैं, ठीक है। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बता दिया, तो छोटा भी बता दो। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, फटाफट से बताओ। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। और 1 फ्रैंकलिन में क्या, 1 फ्रैंकलिन कितने कूलाम होते हैं भैया, तो 1 फ्रैंकलिन में 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं, स्टेट
कूलाम होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए, आवेश का सबसे बड़ा छोटा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अन्य मात्रक क्या होते हैं आवेश के? आवेश के अगर मैं बात करूं अन्य मात्रक कौन से होते हैं, तो आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं। आवेश के अन्य मात्रक कौन से होते हैं? तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आवेश के अन्य मात्रक की, जैसे कहीं पर लिखा हो, कहीं लिखा हो 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 माइक्रोकूलाम की वैल्यू, माइक्रो की वैल्यू सॉरी 1 मिली कूलाम, तो मिली कूलाम की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 3। कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 3। मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3, और जो इसके पीछे यूनिट लगी है उसको एजिटिक लिख देंगे, यानी कि कूलाम, कूलाम। ठीक है, और कहीं पर लिखा हो 1 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो की वैल्यू होती है -6, पीछे जो यूनिट है वो एजिटिक लिख देंगे। कहीं लिखा हो 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 9, और कूलाम एजिटिक वैसा का वैसा ही। कहीं पे लिखा हो 1 पीको कूलाम, पीको कूलाम, तो पीको की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 12, और पीछे की यूनिट एजिटिक वैसे की वैसी। जैसे लिखा हो 1 फर्मी कूलाम, फर्मी कूलाम, तो फर्मी का होता है 10 की पावर माइनस की 15, पीछे वाली यूनिट एजिटिक लिख देंगे। क्लियर है मेरी बात? तो इनको आपको चेंज करना आना चाहिए। कहीं पे लिखा हो 5 माइक्रो कूलम, तो 5 × 10 की पावर माइनस के 6। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे कहीं पे लिखा हो, ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हो जैसे लिखा हो कहीं लिखा हो Q बराबर 5 माइक्रो कूलम, तो आपको क्या करना है, 5 Q = 5, तो वैसा का वैसी माइक्रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो माइक्रो की वैल्यू -6, तो 10 की पावर हो जाएगा -6, और कूलम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहीं पर आपको दे रखा हो इस तरीके से, आपको दे दिया लेंथ, तो लेंथ आपको दे दिया 5 मिलीलीटर, तो आपको क्या करना है, 5 × मिली को लिख देंगे -3, और लीटर वैसा का वैसे ही। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हो, टाइम दे रखा हो आपको 10 नैनो सेकंड, तो आपको क्या, नैनो 10 × 10 की पावर माइनस के 9, और सेकंड वैसा का वैसा ही। तो ये भैया 1 पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी पीछे की यूनिट जो है वो वैसी की वैसी लिखी जाएंगी, पीछे की यूनिट वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करना आना चाहिए। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आवेश के क्वांटाइजेशन को कहते हैं, देखो कितने मिनट की होगी, रोकिए जरा। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे आवेश के क्वांटाइकरण को, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि का जो हम पता कर लें, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसको हम परमाणुकता भी कहते हैं, परमाणुकता, एटमोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी लिख सकते, किसी वस्तु का लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी व वृद्धि का पता चलता हो आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का
आवेश का क्वांटीकरण क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं, या यूं कहें किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। या ये कह सकते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या के रूप में ग्रहण होते हैं व निकलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी वस्तु से होल नंबर्स की फॉर्म में निकलते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। कभी देखा आपने 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, 1/2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो? ऐसा नहीं, हमेशा होल नंबर्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, वो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Q + Ne। क्या होता है? Q + Ne। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे Q क्या है? तो लिख सकते हैं यहाँ पे Q विद्युत आवेश, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। N यहाँ पे क्या है? तो N यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और N यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम ये होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं इस पे, जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे कहीं पर लिखा है किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। भाई नेचर बताना है उसका। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ जानी चाहिए देखते ही, अगर मैं बात करूं इसके हल की, भैया 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे? कमी। क्या 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे? कमी। तो 5 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है भैया? कमी है। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कमी कब होती है? अगर कमी का मतलब क्या है कि इसका नेचर क्या है? तो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब इसमें धनात्मक चार्ज होगा। कैसा? पॉजिटिव होगी ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
स्मॉल n से 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आवेश की मात्रा पूछ रहा है, यानी कि क्यू आपसे पूछ रहा है, ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए इसने बोल दिया। अब आप लोगों को पता है कि आवेश का क्वांटाइजेशन क्या कहता है, फॉर्मूला इसका, तो इसका जो सूत्र है वो क्या है भैया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो Q इक्वल्स टू एन कितना दे रखा है हमें, 5 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19, कितना हो जाएगा 19। तो भैया 19 अगर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 16 पंजे कितना होता है 80, तो एक पॉइंट से आएगा तो Q इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, माइनस के 19 कूलाम। क्लियर है, तो ये निकल के हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, इसकी आवेश की मात्रा निकल के आ गई। और नेचर कैसा होगा इसका, तो नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आवेश की योज्यता, तो आवेश की योज्यता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेशों को हमेशा चिन्ह के सहित जोड़ देना चाहिए, कि जैसा साइन अगर किसी वस्तु पर जैसा आवेश है Q इक्वल्स टू 5 कूलम प्लस का 5 कूलम, तो वही दूसरी वस्तु पे है प्लस का माइनस के 10 कूलम, तो भैया प्लस का लेंगे, माइनस का लेंगे। तो आवेशों को सदैव उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या, उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिया। आवेशों को सदैव उनके चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक वस्तु है, एक ये वस्तु है और इस पे दे रखा है Q इक्वल्स टू प्लस का 5 माइक्रो कूलम, और दूसरी वस्तु है भैया इस पे दे रखा है Q इक्वल्स टू माइनस के 10 माइक्रो कूलम। तो इनको सदैव आवेशों के बीजगणितीय योग के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आवेशों का योग, तो ये हो जाएगा आपका Q1, ये Q2 और ये हो जाएगा Q1, तो ये Q1 प्लस Q2, तो आवेशों का योग हो जाएगा। तो ये Q1 कितना दे रखा है, प्लस का 5 माइक्रो कूलम प्लस का माइनस के 10 माइक्रो कूलम। प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 में से जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 5 माइक्रो माइनस के 10 माइक्रो कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस के 5 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास बीजगणितीय योग, यानी आवेशों को सदैव उनके चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भैया इसको लिख सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय पर किसी विलगित निकाय पर
निकाय में प्रक्रिया से पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात आवेश नियत रहता है। क्या रहता है? प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के पश्चात आवेश क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम जैसे विलयित निकाय की एक प्रक्रिया देख लेते हैं। विलयित निकाय की प्रक्रिया, विलयित निकाय की प्रक्रिया जैसे कि मैं मान लेता हूं एक ये रिएक्शन हो रही है, जैसे कहीं लिखा रिएक्शन Na+Cl नेगेटिव, तो ये हो रहा है NaCl। अब इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे भाई? ये बोलेंगे प्रक्रिया से पूर्व, और इसको बोलेंगे प्रक्रिया के पश्चात। ठीक है, तो प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के बाद क्या देखने को मिल रहा है मुझे? तो जैसे मैं अगर यहां पे एक डायग्राम बनाऊं, देखिए ध्यान से, देखिए देखिए, तो जैसे मैं यहां लिखूं प्रक्रिया से प्रक्रिया के पूर्व प्रक्रिया के पश्चात तो प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के पश्चात यहां पे देखें तो सबसे पहले मैं ये बोलूं प्रक्रिया से पूर्व। देखो भाई, ठीक है भाई, देखो तो मैं अगर यहां से अगर देखूं, मैं अगर देखूं प्रक्रिया से पूर्व कुल धनावेश प्रक्रिया से पूर्व कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, आवेशों की संख्या, अब देखो भाई प्रक्रिया से पूर्व मैं आपसे बोलूं भाई ये बताओ प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? प्रक्रिया से पूर्व यही तो है, तो प्रक्रिया से पूर्व कुल धनावेश कितना है? तो आप कहोगे सर 1 +1। कुल ऋणावेश कितना है प्रक्रिया से पहले? तो आप कहोगे सर -1। ठीक है, अब प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया के पश्चात भाई इस पे कोई आवेश है कि नहीं सर? कितना है? 0। कुल आवेश और ऋणावेश है ही नहीं है प्रक्रिया के पश्चात। आवेशों की संख्या कितनी है? तो ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आवेशों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 2। कितनी है? 2। यहाँ पे आवेशों की संख्या है नहीं है, 0। तो यहाँ पे अगर कुल आवेश देखूं मैं, यहाँ पे कुल आवेश देखूं तो कुल आवेश क्या है यहाँ पे? +1 + -1। तो नेट आवेश यहाँ पे क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। क्या नेट आवेश यहाँ पे क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि भैया, इस बात से एक बात समझ में आती है कि कुल धनावेश और कुल ऋणावेश संरक्षित रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि भैया कुल धनावेश
कुल ऋणावेश संरक्षित रह भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो कुल जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो कंजर्व रह भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं हमेशा ही रहे, नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना रहे। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसके बाद कुछ नोट पॉइंट डालेंगे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे पहला, यदि कोई आवेश नियत वेग, यदि कोई आवेश विराम अवस्था में हो तो वह सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश विराम अवस्था में है तो हमेशा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो अभी इस समय जो है वो किसमें, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यदि आवेश नियत वेग से गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यहां से। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है सर, कैसे? देखिए, जैसे चार्ज पार्टिकल है, अब ये जो है, ये जो वेलोसिटी है भैया, इसकी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, नियत है। तो इस कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब मान लो कि ये भैया आवेश नियत वेग से गति ना करे, आवेश नियत वेग से गति ना करे तो वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा विकिरण उत्पन्न करता है। क्या? रेडिएशन, विकिरण उत्पन्न करता है। क्या? जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। तो इस कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विकिरण, रेडिएशन, ये उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो याद रखना ये 3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। अगर कोई आवेश विराम अवस्था में तो हमेशा क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। नियत वेग से गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं करेगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय, विकिरण, ये 3 चीजें उत्पन्न वो करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना, आवेश अचर होता है। आवेश अचर होता है। यह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर
नहीं करता, याद रखना। जैसे भैया द्रव्यमान जो है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, बट आवेश निर्भर नहीं करता। मान के चलो इस पे 5 कूलम का आवेश है, इसको मैंने गति करा दी तो 10 कूलम हो जाएगा, नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी, और ये आप एज अ नोट डाल के लिख लीजिएगा इनको, इसको आप एज अ नोट डाल के लिखिए, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट पॉइंट डाल के इनको लिख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास के अंदर मैंने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना यूनिट विद्युत स्थितिकी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे विद्युत आवेश की बात करी, यहाँ पे विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आवेश के प्रकार पढ़े हमने, ठीक है, आवेशित क्या होता है, अनावेशित क्या होता है, आवेश की संकल्पना को जाना हमने यहाँ पे। और उसके बाद सजातीय और विजातीय आवेश को जाना, ठीक है, इसको भी हमने जाना, एक उदाहरण के सहित समझा। उसके बाद आवेश के प्रमुख मात्रकों को पढ़ा, छोटा बड़ा आवेश कौन से होते हैं, अन्य मात्रकों को पढ़ा, न्यूमेरिकल में हेल्प होगी यहाँ से। आवेश के क्वांटाइजेशन को भी हमने यहाँ पे देख लिया, और आवेश की योज्यता, एडिविटी ऑफ चार्ज को ही पढ़ लिया, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, आवेश संरक्षण का चार्ज पढ़ा हमने, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे 3 नोट पॉइंट डाले, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी बने हैं, ठीक है। आप देखना एयरफोर्स, ये वाला क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बने, तो ऑब्जेक्टिव भी कर जो चीजें क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं पैटर्न आपको साथ के साथ कराता चल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपकी शानदार रही होगी, और आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई है तो भैया सारे दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि आपको फिजिक्स बहुत इजी और बेसिक्स तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें बेसिक से उठा रहा हूँ। कोई चीज फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से और अच्छे से बताऊंगा अगली साल, और मतलब अगली बार और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और उनको बता दीजिए कि एडवांस क्लासेस आपको फिजिक्स बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम, जिससे सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझा पाएं। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें।